नमस्कार। नगरी नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं श्वेता एस त्रिपाठी। पेयजल की समस्या को लेकर चली जी संगम की मुहिम रंग लाने लगी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को लेकर प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने लिखा है कि 2022 तक 90% आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश को 3700 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही कई और योजनाओं के लिए सूबे को 1000 करोड़ के अतिरिक्त पैसे की जरूरत होगी। साथ ही 2015-16 में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिए 1/4 धनराशि ही मिलेगी। इन सब को देखते हुए अखिलेश ने प्रधानमंत्री से 1500 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। अवनीश विद्यार्थी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अवनीश, जी संगम की खबर का असर किस तरह से हुआ है और जो चिट्ठी लिखी गई है क्या माना जाए, किस तरीके से अब एक्शन में आएगी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से उसे मदद मिलेगी? देखिए, इस मामले में सरकार पहले से ही काम कर रही है। लगातार जिस तरीके से जी संगम पर अलग अलग उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पेयजल संकट जहां भी है, चाहे आगरा हो या आसपास का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं या फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वाटर के वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के जो है एक मुहिम जी संगम पर लगातार हम चला रहे थे। सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और सीधे तौर पर मांग की है कि जो धनराशि है, अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है, उसको पूरा करने के लिए सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा एक्शन प्लान चलाना पड़ेगा और इसके लिए केंद्र की सहायता की आवश्यकता है। अवनीश, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल आपको बता दें, जी संगम लगातार बता रहा है कैसे पेयजल की मुश्किलें आ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। कई शहरी क्षेत्रों का हाल भी हमने आपको बताया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रस्तावित लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अब फाइटर प्लेन भी उतरेगा। इस सिलसिले में केंद्र ने यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सोमवार शाम को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर इस मसले पर बैठक होगी। एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अवनीश विद्यार्थी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अवनीश, केंद्र ने प्रस्ताव तो भेज दिया है, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? देखिए, सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए यूपीडा की ओर से भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है, यूपीडा के चेयरमैन नवनीत सहगल का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो अथॉरिटी है वो ये प्रयास करेगी कि जो इस तरह की जगह हो जहां पर जो फाइटर प्लेन लैंड कर सके, उन जगहों पर जो डिवाइडर है उनको पोर्टेबल बना दिया जाएगा ताकि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर उनको हटा लिया जाए और वहां पर आसानी से फाइटर प्लेन जो है वो लैंड कर सके। क्योंकि काफी बेस्ट इक्विप बनाया जा रहा है पूरी ग्रीन एक्सप्रेसवे को, और जिस तरीके से लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे है 6 लेन का, इस पर आसानी से फाइटर प्लेन जो है वो उतारा जा सकता है, इसकी मूवमेंट कराई जा सकती है इमरजेंसी टाइम में। और इसी के लिए एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो है वो 3 पॉइंट एजेंडा लेकर के मंडे को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को जब यहाँ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 बजे एक पूरी से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। चलिए अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर करोड़ों की ठगी के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर के कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की है। एसटीएफ ने दिल्ली के 2 कॉल सेंटर्स को सील कर दिया है, तो बाकी 64 कॉल सेंटर्स की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में लोगों को ठगने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनका मास्टरमाइंड हरविंदर नाम का शख्स है। ये लोग हॉलिडे पैकेज, इंश्योरेंस, मोबाइल टावर और एटीएम बूथ लगाने के नाम पर लोगों को ठगते थे। खास बात यह कि ये सभी युवक अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं। एसटीएफ को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग एटीएम लगाने और मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। इसके बाद से ही कुछ संदिग्ध लोगों के फोन पर नजर रखी जा रही थी। एसटीएफ का कहना है कि इस गैंग ने लोगों से 14 करोड़ की ठगी की थी। एसटीएफ ने 57 लाख रुपए के चेक भी बरामद किए। साथ ही इनके पास से 2 लैपटॉप और कई फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग पिछले 3 साल से सक्रिय था और देश की अलग अलग जगहों पर कई लोगों को चूना लगा चुका है। उनको कॉलर अटेंड करते थे जो मुझे हमारे सीनियर करते थे। मैं नौकरी क्या कहते थे तुम? सर वही टूर एंड ट्रेवल्स के नाम के ऊपर कुछ लोग बच्चे जो बैठ के मिसकमिटमेंट करते थे, उसका मुझे नॉलेज नहीं है, बट जो हमारे सीनियर बैठे थे वो सब करते थे, बट हम तो अपनी नौकरी करते थे। सीनियर आप लोगों को बोला? सर विजय जो हमारे सर थे वो लोग गायब है, तो मैं ऑफिस में था तो मुझे उठा दिया है सर। बाकी मैं खुद कोई टावर लगाने के लिए मैंने अब नहीं करते थे। सर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कॉलर है, अभी से वही में सब। सीनियर कौन है तुम्हारा? सर विजय चौधरी।
इसमें एडवांस के तौर पे आपको 2 लाख से 5 लाख के रूप में धनराशि मांगी जाती थी। आप जमा करेंगे तो बाद में आपको 60,000 रुपए प्रति माह और एक 7,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से आपको हम लोग पेमेंट करेंगे और ये 5 लाख जो आप देंगे इसकी सिक्योरिटी बाद में रिफंड हो जाएगी। ये कह करके अलग अलग लोगों से अलग अलग चेक के अमाउंट्स जितना संभव हो सकता था ये लोग इकट्ठा करते थे। ये देख समझ में आया कि एक संगठित अपराध के तौर पर एनसीआर क्षेत्र में 64 कॉल सेंटर के माध्यम से ये भारी भरकम रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें अब तक पिछले 4-5 महीनों में जो धनराशि जमा हुई है अलग अलग क्षेत्रों से वो 14 करोड़ के लगभग करीब 6 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें 1-2 अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। 14 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों की इकट्ठा की गई। और इधर ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक लड़की के साथ गैंगरेप की कोशिश के बाद लड़की के विरोध करने पर उसे जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 90% जली हालत में इस लड़की को दिल्ली रेफर किया गया है। इसकी हालत बेहद गंभीर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने इनकी लड़की के साथ 8 महीने पहले भी गैंगरेप कर एमएमएस बना लिया था, जिसको दिखाकर वो अक्सर लड़की को ब्लैकमेल किया करते थे। आरोपी 2 लड़कों के अलावा पीड़िता के पड़ोसी मुंह बोले चाचा चाची के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मुंह बोली चाची को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश जारी है। अभी लड़की का उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है और अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरीके से अगर यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये रेफर करने की बात भी कर रहे हैं कि दिल्ली फिर रेफर करेंगे। अभी इलाज चल कितने % है इसमें? एक जो मुख्य जो ब्लैकमेलिंग कर रही थी महिला, उसको हिरासत में ले, बाकी के तलाश के लिए दबिश में गई। तो ये मेरी लड़की को 8-7 महीने से ब्लैक कर रहे थे। इन्होंने वीडियो फिल्म पता नहीं किसी लड़के के साथ में वीडियो फिल्म बना के मेरी लड़की को ब्लैक कर रहे थे। ये 4 जने सवेरे जैसे उसको पता चली कि हाँ इसने लड़की ने अपने पिताजी को बता दी है और माँ बापों को बता दिया। सवेरे आया, मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं थोड़े मजदूरी करने के लिए चला गया। थोड़ी मजदूरी वहीं मेरे पे फोन गया, इस लड़की ने आग लगा दी। मतलब उन्होंने पहले इसके साथ में रेप करने की कोशिश करी, जब वो हाथ नहीं आई तो मिट्टी का तेल वहीं करा था, मेरे घर पे मेरे आग लगाई है जी उन्होंने। मैनपुरी के भोजपुरा गांव में रेप पीड़ित लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित लड़की को कोचिंग जाते वक्त गांव के ही एक शख्स राधा किशन उर्फ पिंटू ने अगवा कर उसके साथ रेप को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की चौधरी सूरज सिंह महाविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक पीड़ित ने मरने से पहले अपने साथ घटी पूरी वारदात का खुलासा किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की ने बताया कि हमारी इज्जत को उसने लूटा। अकेला था या कोई और लोग? अकेला था सर। फिर उसके बाद इसलिए उसने जहर खा लिया? हाँ। फिर बोई पिंटू पूछता भी रहा कि तूने जहर खा लिया, उसने कहीं नहीं खाया। तो थोड़ी देर बाद उसको चक्कर आने लगे। मेरी बिटिया के संग में छेड़खानी करी, बेइज्जती करी। मेरी बिटिया जहरीली सुई लगाई, जहर पिवाओ, दवा सुंगाई। हाँ। तब बिटिया हम आई नाजीरन करके, तब डारी हॉस्पिटल में। फिर मुँह तक खबर गई, तब मैं आई, बिटिया मुझे मिली। वाराणसी के बीएचयू में अमेरिकी रिसर्च स्कॉलर के साथ छेड़छाड़, लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बीती 22 अप्रैल की है। पीड़ित तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीएचयू कैंपस में आईआईटी के पास 5 लोगों ने उनके साथ रेप का प्रयास किया। साथ ही मारपीट के बाद उनका मोबाइल भी छीन लिया। 28 अप्रैल को पीड़ित की तहरीर पर लंका थाने में केस दर्ज कर लिया गया और इस मामले पर बीएचयू प्रशासन का कहना है कि उसे घटना की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम से कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। मामला संज्ञान में आने पर गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। सर्किल ऑफिसर भेलूपुर, क्राइम ब्रांच सहित एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई है और लगातार अभियुक्तों की तलाश के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है। विश्वविद्यालय का सुरक्षा प्रबंध चौकस है, ऐसे किसी घटना की संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि ऐसा कोई किसी तरह से कभी भी एक रेयर केस ऐसा हुआ है तो यह निंदनीय है, चिंतनीय है और इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और बचाव के उपाय और भी तगड़े करने चाहिए। विभाग को तो शोध छात्रा ने विश्वास में ही नहीं लिया है। विभाग के
उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। वो विभाग से 5 मई को छुट्टी लेकर के 15 मई तक की चली गई है। नमामि गंगे योजना में गंगा की अविरलता पर उठे सवालों के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। कानपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि हम गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए नद्य ताल की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं। पहली बार गंगा इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखने के लिए कमेटी काम कर रही है और गंगा की अविरलता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। फर्रुखाबाद में कार और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना कायमगंज थाना क्षेत्र के दमदमा गांव की है। अरुण है जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ। अरुण, टक्कर कैसे हुई? श्वेता, बता दूं कि इस समय बारातों का सीजन चल रहा है, गर्मी भी बेपनाह पड़ रही है। उसी के चलते ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि सिंगल रोड है और एक तरफ फर्रुखाबाद से एटा की तरफ जा रही इंडिका कार एक मोटरसाइकिल से सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं कार में बैठी एक महिला की भी मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। पुलिस इस दौरान क्राइम मीटिंग में लगी हुई थी। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले को वहां से हटाया जा रहा है, गाड़ी को हटाया जा रहा है। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों को भी समझाया जा रहा है। अभी फिलहाल यहाँ लोग बात कर रहे हैं, जाम की स्थिति अभी नहीं बनी हुई है। श्वेता, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर एटा में आगरा बरेली हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया तो वहीं 17 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा कैंटर पलटने से हुआ है। मधुपुरा गांव के करीब 22 किसान कैंटर में टमाटर लादकर आगरा बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कैंटर के बेकाबू होने से ये पलट गया। और इधर रायबरेली में लालगंज कानपुर नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक दुकानों पर चढ़ गया। 6 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दुर्घटना दरीबा तिराही की है। इस हादसे में ट्रक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से हटवाया वहां पे ट्रक को और इस दौरान दुकानदारों से पुलिस की झड़प भी हुई। एक ट्रक आ रहा था, बहुत तेज था स्पीड में, मतलब था स्पीड में ज़्यादा, तो उसमें एक आदमी मर चुका। तो दुकान भी पूरी 6 दुकानें पूरी नष्ट हो चुकी और सामान भी नुकसान काफ़ी हुआ मजे का, मतलब 2-2.5 लाख के ऊपर नुकसान हुआ है और जो 6-7 लाख जो दुकान का है वो भी नुकसान हुआ उसके साथ साथ। हाथरस में हुए एक सड़क हादसे में 17 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें आगरा रेफर किया गया है। हादसा हाथरस जंक्शन क्षेत्र में सिकंदरा मोड़ रोड पर कैलोरो गांव के पास हुआ है। यहां 2 मेटाडोर आमने सामने टकरा गई और कई लोग मेटाडोर के अंदर फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मेटाडोर में 35 लोग सवार थे। घर को लौट के जा रहे घर पे अपने। कहाँ से आए थे आप लोग? राजस्थान से, भट्टे से, काम भट्टे पे करते हैं, वो जा रहे हैं घर पे लौट के। अच्छा किसने होगा, अपने आप हो गया। मुरादाबाद में साफ पानी और नदियों में प्रदूषण को लेकर चलाई गई जी संगम की मुहिम का असर हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों को प्रदूषित करने वाली 7 बड़ी पीतल की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों में न तो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं और न ही इनके पास एनओसी है, लिहाजा इन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जी संगम की मुहिम का स्वागत करते हुए अधिकारियों ने मुहिम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा भी किया। ये जो उद्योग हमने 7 मुरादाबाद शहर में स्थित हम लोगों ने बंद किए हैं, तो बेसिकली ये सभी उद्योग आवासीय क्षेत्र में थे और ये बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर एस्टेब्लिश हुए थे और किसी के वहां भी ट्रीटमेंट प्लांट या एपीसीएस नहीं लगा हुआ था। सभी अपना एफ्लुएंट जो है ट्रीटमेंट के बगैर रामगंगा में डाल रहे तो अल्टीमेटली गंगा मिलती है। तो एक जो एनजीटी में एक जनहित याचिका हुई है, तो उसके आदेश के अनुक्रम में हम लोगों ने इनको बंद किया है। इसमें मेन प्रॉब्लम हैवी मेटल्स की है और जो केमिकल ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हम यूज करते हैं उसकी प्रॉब्लम है, जो ये बगैर ट्रीटमेंट के निस्तारित कर रहे थे और वो रामगंगा में जा रहा है।
कानपुर देहात के सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया है और बिल भुगतान न होने पर आम जनता को आरसी जारी करने वाला बिजली विभाग इनके सामने बेबस नजर आ रहा है। कानपुर देहात के बीएसए ऑफिस पर सबसे ज्यादा 6 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। जिले में 1604 प्राथमिक स्कूल हैं और 674 जूनियर स्कूल हैं, जिनके बिजली बिल का भुगतान स्कूल बनने से आज तक नहीं किया गया। और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग पर करीब 1.5 करोड़, पुलिस विभाग पर 89 लाख, कानपुर देहात के विकास भवन का 80 लाख और पुखराया बस स्टॉप का 32 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इस समय लगभग 10 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें सर्वाधिक बीएसए में भी प्राइमरी विद्यालय पे सर्वाधिक बकाया है। उसके उपरांत ये हेल्थ विभाग पे बकाया है और मार्च में अधिकांश विभाग अपना बकाया क्लियर कर लेते हैं, इसलिए पिछले मार्च के मुकाबले इस समय बकाया की। मुगलसराय के मंडल रेल प्रबंधक ने अपने सरकारी बंगले का नंबर 1 करने के लिए पूरी रेलवे कॉलोनी के आवासों के नंबर ही बदल डाले और बातों बातों में अपने मन की बात कैमरे पर जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, जब राष्ट्रपति का नंबर 1 हो सकता है तो वो भी मंडल की मुखिया है, उनका क्यों नहीं हो सकता। मंडल रेलवे प्रबंधक ने फिजूल खर्ची और रेल कर्मचारियों को होने वाली परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय मंडल में रेलवे की करीब 18 कॉलोनियां हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा आवास हैं। इनमें 90,000 से ज्यादा रेल कर्मचारी रह रहे हैं। लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट इसी पते पर बनवा रखे हैं। इधर डीआरएम ने सभी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये रेल कर्मचारियों का अस्थायी आवास है। आवासों की संख्या सीक्वेंस में नहीं होने की वजह से परेशानियां हो रही थी। उधर रेल यूनियन के अधिकारियों ने इसे डीआरएम का तानाशाही रवैया बताया है। मुगलसराय मंडल का मुखिया रेल प्रबंधक यहाँ पर एक तुगलकी फरमान जारी किया है। उसमें वह अपने क्वार्टर को 1 नंबर दर्शा रहा है, जबकि इसके पहले उसका क्वार्टर नंबर 443 था। हमारा आग्रह है कि इस तुगलकी फरमान को वापस ले और 443 और 1 नंबर से ही अल्टरनेट चेंज कर ले, नहीं तो इससे 5000 रेलवे कर्मचारी इफेक्ट होंगे और उनके 25,000 परिवार डिस्टर्ब होंगे। जिनके बच्चों की मार्कशीट पर उनके क्वार्टर नंबर दिए हैं वो भी बेकार हो जाएंगे, उसको बदलना पड़ेगा, पैन नंबर बदलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बदलना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड बदलना पड़ेगा, पे स्लिप बदलना पड़ेगा। देखिए, रेलवे के क्वार्टरों की नंबरिंग करनी पड़ती है क्योंकि उनका हिसाब रखना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, अलॉटमेंट के लिए, वेकेशन के लिए। और यहाँ पर जो था कि क्वार्टरों की नंबरिंग एक सिरे से नहीं थी, बीच बीच में अनअरेंज नंबर आ रहे थे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, क्वार्टर्स का रिकॉर्ड रखना लैंड रिकॉर्ड का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को एक सही तरीके से रखना ये हमारी जिम्मेदारी है प्रशासनिक।